हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूँ असिस्टेंट कमांडर डॉक्टर प्रशांत जगताप और CAPA पाथ फाइंडर्स एंड पाथ फाइंडर्स एकेडमी के टेस्ट सीरीज़ का 8 नवंबर का जो पेपर हुआ था उसका आज हम लोग डिस्कशन करने जाने वाले हैं। सभी लोग मेरा इंट्रोडक्शन जानते हैं। आई जॉइन CISF बाय क्लियरिंग UPC CAPF 2012 एग्जामिनेशन. आई सर्व फॉर 5 years in Central Industrial Security Force. आई एम करंटली वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म और मेरा खुद का एकेडमी जो पाथफाइंडर्स एकेडमी है वहाँ से पिछले साल 120 सिलेक्शंस हो चुके हैं। इस साल 80 से ज़्यादा सिलेक्शंस हो जाएंगे। आई हैव ऑल्सो रिटन 3 बुक्स फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडर एग्जामिनेशन फॉर माइक्रोवेव पब्लिकेशंस एंड बाय क्वालिफिकेशन आई एम MBBS एंड MS साइकोलॉजी। ये मैं हूँ, ये मेरा पहला ऑफिशियल व्हीकल है। सो 8 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसमें जो एसेस थे, सबसे पहला एसे था क्वाड। क्वाड एक ग्रुपिंग है, उसके बारे में था, फ्यूचर ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इंडिया। दूसरा था 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रोल ऑफ वीमेन इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड स्ट्रेटजीज टू टैकल देम, ब्यूटी लाइज इन आई ऑफ beholder एंड मॉडर्नाइजिंग इंडियन आर्म फोर्सेस। आर्ग्यूमेंट जो थे, इंडिया शुड अडॉप्ट एग्जीक्यूटिव presidential system just like USA. इंडिया शुड अडॉप्ट 2-party सिस्टम इंस्टेड ऑफ मल्टी-पार्टी सिस्टम जो इंडिया में प्रिडोमिनेंट है। एसिड रेंस, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये 2 रिपोर्ट थे। प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर था। ये फुल सिलेबस पेपर था। सो हम लोग ऐसे की तरफ आते हैं। सबसे पहला वाला ऐसे, क्वाड, द फ्यूचर ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन इंडिया फॉर इंडिया। सो क्वाड ये जो ग्रुपिंग है, बेसिकली इसके बारे में, ये टॉपिक जो ऐसे है जिसके बारे में आपको रीड ही करना पड़ेगा। सो रीड दीज टॉपिक्स ऑन इंटरनेट एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट इट। एक ऐसे टॉपिक है, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप इनको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन में आप क्वाड के बारे में लिख सकते हो। क्वाड क्या है? क्वाड ये एक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ये 4 कंट्रीज़ का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये 4 कंट्रीज़ का, स्पेशली साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में, ये 4 कंट्रीज़ का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इसको चाइना को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। एंड इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक मीन्स लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स विच इंक्लूड्स एवरीथिंग इंक्लूडिंग द मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड एवरीथिंग। 2012 में जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, उन्होंने इसको प्रपोज किया था। इवेंचुअली 2016 में इसका आगे प्रोसेस हो गया। अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में डिस्कशन में चल रहा था। सो इंट्रोडक्शन में क्वाड क्या है उसके बारे में बता सकते हो। एंड इंट्रोडक्शन में इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बोल सकते हो, या इंट्रोडक्शन में चाणक्य के ऊपर भी लिख सकते हो। Every country has 4 kinds of threats according to चाणक्य, एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरनली एडेड, एक्सटर्नल, एक्सटर्नली एडेड, इंटरनल। या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के डेफिनेशन से भी स्टार्ट कर सकते हो, या इंडिया के बारे में भी लिख सकते हो। एंड साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया को जो थ्रेट्स है उसके बारे में भी लिख सकते हो। जो बॉडी में पैरा 1 जो आएगा उसमें सबसे पहले बैकग्राउंड लेके आ जाओ क्वाड का। नहीं पता है, ये पढ़ के रखो। दिस इशू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैकग्राउंड क्वाड कहाँ से कैसे आया, और इंडिया का जो ओरिएंटेशन जो चेंज हो रहा है। पहले इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने के लिए USA के साथ वगैरह तैयार ज़्यादा था नहीं, लेकिन हम लोग नाम से लेके अभी क्वाड तक जो पहुँचे हैं, और इंडिया USA के जो टाइज ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट विद चाइना, उसका बैकग्राउंड आप दे सकते हो। और इसमें चाइना का रिलेवेंस भी बता सकते हो, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। और इसमें आप बता सकते हो कि हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल 4 कंट्रीज। इन ये जो है 4 कंट्रीज को, जो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और USA है, ये सभी के लिए बेनिफिशियल कैसा है। और स्पेशली जो इंडियन ओशन है
और साउथ ईस्ट एशिया में जो साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, वहाँ पे जो चाइना का प्रीडोमिनेंस है और चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो पॉलिसी है, और चाइना का जो दूसरा पॉलिसी है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके चलते जो थ्रेड्स है इंडिया को, ये थ्रेड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए या थ्रेड्स को एड्रेस करने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये हो सकता है। सो ये इसके सेकंड पैराग्राफ में आप इसके प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में लिख सकते हो इंडिया के लिए। वाई इट इज़ यूजफुल फॉर इंडिया कंसिडरिंग करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जो कि अभी इंडिया में चल रहा है, जो वोलेटाइल है सिचुएशन। क्योंकि अभी इंडिया का क्या चल रहा है, इंडिया में प्रॉब्लम चल रहे हैं, इंडिया चाइना इशू बहुत ही अलग लेवल में पहुंच गया गलवान के इंसिडेंट्स के बाद। सो इसके चलते जो सिचुएशन जो बॉर्डर पे वोलाटाइल है, पाकिस्तान के कंटिन्यूस सीजफायर वायलेशंस और चाइना का जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का इंडिया को एनसर्कल करने का या नेवल बेसिस बनाने का, वो करने का, इसके चलते दिस क्वाड कैन बी आंसर। तो करंट जियोपॉलिटिकल पोजीशंस और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंसिडरिंग चाइना एंड पाकिस्तान, ये दोनों के लिए हमारे लिए अच्छा प्रोस्पेक्ट होगा। और ये मिलिट्री पार्टनरशिप अगर हो गया तो इवेंचुअली बाकी के सभी ऑल अदर पार्टनरशिप्स विल फॉलो इन लाइन। चैलेंजेस क्या क्या है, अभी भी फुल्ली फॉर्म नहीं है ये से, इसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, फुल्ली फॉर्म नहीं है। और इसके लिए हम लोग को सबको मोर मिलिट्री एक्सरसाइजेस करना पड़ेगा, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, जो पार्टनरशिप है क्लियर एंड इक्वल टर्म्स में होना चाहिए, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, और सिर्फ एक्सरसाइज करके नहीं रुकना पड़ेगा, अगर एक्चुअल ऑपरेशन करना पड़ेगा तो जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस भी करना पड़ेगा। और ये पार्टनरशिप ऐसा करना पड़ेगा, अगर ये चारों में से कोई भी चीज़ों के ऊपर कोई भी एक कंट्री के ऊपर अगर अटैक होता है तो उस बेसिस पे दिस मिलिट्री पार्टनरशिप्स शुड बी डन। दिस कैन बी नाटो फॉर इंडिया, इट इज़ जस्ट लाइक अ नाटो फॉर इंडिया, ये आप बता सकते हो। लेकिन ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा है। यूएसए अभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और बाकी के कंट्रीज अपने अपने इंटरेस्ट के लिए देख रहे हैं। सो कंसिडरिंग ऑल दिस सिचुएशंस, challenges are still there to fully realize this potential, and conclusion में बता सकते हैं there are no friends or enemies in international relations, there are only permanent national interest. So इंडिया को क्वाड को और मजबूत करना चाहिए। 1857 द फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये इसके बारे में सबसे पहले बात किया था वीर सावरकर ने। वीर सावरकर जी ने इसके बारे में एक बुक भी लिखा है, इंडियाज फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। उसके पहले इसको या तो सिपोई म्यूटिनी बोला जाता था या 1857 रिवॉल्ट बोला जाता था। तो ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, इसके बारे में आपको लिखना है। इसका मतलब ये नहीं करना है कि आप ज़बरदस्ती इसको क्रिटिसाइज ही करो, नो इट वॉज जस्ट अ सिपोई म्यूटिनी, या फिर आप इसको क्रिटिसाइज करो या फिर बी लिटिल करो कि नहीं इट वॉज जस्ट अ सिंपल रिवोल्यूशन बाय फ्यू पीपल। दिस इज नॉट द परव्यू ऑफ दिस एसे। इस एसे में आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कैसे ये फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस था, कि जो कोऑर्डिनेटेड वे में किया गया था और इंडिपेंडेंट बनने के लिए किया था, ये चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। सो इंट्रोडक्शन में यू कैन स्टार्ट विथ मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी, या झांसी के बारे में है जो कहावत है उसके बारे में भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर मंगल पांडे से भी स्टार्ट कर सकते हो। बॉडी पार्ट में बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के बारे में बोल सकते हो, या बैकग्राउंड, जो ब्रिटिश रूल का जो बैकग्राउंड है, वाई डिसकंटेंट वॉज देयर एंड द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स विच लेड टू डिसअफेक्शन बाय द इंडियंस। वो जो पॉलिसीज और जो इंसिडेंट्स थे बेसिकली, इसके साथ साथ जो जो सभी सेक्शंस थे अलग अलग सोसाइटी के, ये कौन से पॉलिसीज थे। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म जो है वो पॉलिसीज, फिर इमीडिएट जो इशू हुआ था जो रॉयल एनफील्ड राइफल वाला,
वाला जो कारतूस थे, द कार्ट्रिजेस थे, दे वेर, इट वाज रूमर्ड दैट दे वेर इन दोज कार्ट्रिजेस द फैट्स ऑफ काउ एंड फैट्स ऑफ द पिग्स आर यूज्ड। उसके चलते क्या है, ये इंस्टेंस स्टार्ट हो गया और शुरू हो गया। हम लोग को इसके ऊपर फोकस करना है, हाउ इट वाज कोऑर्डिनेटेड। इट वाज नॉट एन random, not a random act, but it was a planned and coordinated मूव। तो इसमें आपको एम्फेसाइज करना पड़ेगा, जब ये दिल्ली में भी आया, बहादुर जफर को इन्होंने इंडिया में एम्परर करके डिक्लेयर कर दिया, उसके सोवरेनिटी के अंडर हम लोग रूल करेंगे, ऐसा किया। तो उसके बारे में, ये बैकग्राउंड के बारे में आप बता सकते हो, इसके ऊपर एम्फेसाइज कर सकते हो। इसके बाद आप बाकी के जो एनेक्सेशन पॉलिसीज है उसके बारे में बात कर सकते हो। मेनली आपको एम्फेसाइज करना है कौन सी चीज़ें हैं जो इसको वॉर फॉर इंडिपेंडेंस बोलती है, कि यूनिटी, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अंडर वन रूल ऑफ बहादुर शाह जफर, या फिर मुगलों के एक ही रूल के अंडर आने का इन्होंने कोशिश किया था। द कोऑर्डिनेशन, मिलिटरी सपोर्ट, मेनी डायनास्टीज और मेनी प्रिंसली स्टेट्स यूनाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, अवेयरनेस अमंग द मासेस, एंड वो जो एक चिंगारी लगाई ना, स्पार्क ऑफ फ्रीडम, सपना दिखाना शुरू कर दिया। इसके बारे में ज्यादा लिखो, ये एनालिसिस ज्यादा लिखो। इसके बाद आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप बोल सकते हो दो इट वॉज नॉट सक्सेसफुल ड्यू टू वेरियस रीजंस बता सकते हो। बट मेनली अभी आपको सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ में लीगेसी, आज हम लोग 1857 रिवॉल्ट को कैसे देखते हैं, यूथ आइकॉन्स, रोल मॉडल्स, ग्लोरी, हमारा जो स्टेटस है, ट्रेडिशन है, इसको हम लोग जो कर रहे हैं आज भी, हम लोग को जो इंस्पायर कर रहे हैं नए जनरेशन्स को, ये चीज़ें जो लीगेसी में बहुत ज़रूरी है। हम लोग अलग अलग डेज भी सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग चीज़ें भी सेलिब्रेट करते हैं, झांसी की रानी का जयंती वगैरह भी सेलिब्रेट करते हैं, और हर जगह पे हम लोग रेफरेंसेस दे रहे हैं। तो यूथ के लिए ये हमारे धरोहर है, ये विचार जो है ये हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है, हेरिटेज है। कंक्लूजन में आप बोल सकते हो कि इट वॉज नॉट जस्ट रैंडम एक्ट ऑफ म्यूटिनी as the other historians or Britishers claimed, but rather it started a fire, जो वाइल्ड फायर की तरह फैलता चला गया। और 100 साल बाद, इनफैक्ट वी कैन से दैट विद इन 100 years वो वाइल्ड फायर इतना बढ़ गया कि अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है ना। बाद में यही फ्रीडम स्ट्रगल से इंस्पिरेशन लेके ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल किया वगैरह वगैरह, वो भी बोल सकते हो। और कंक्लूजन में ये भी बोल सकते हो कि कैसे दिस वाज द ओरिजिन और द स्टार्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। रोल ऑफ वीमेन इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, अभी कोई भी रोल आ गया, रोल ऑफ वीमेन आ गया, आपको रोल ऑफ इंडियन फिल्म्स, इंडियन सिनेमा इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल आया, रोल ऑफ यूथ आया, रोल ऑफ किसी का भी आया, सोशल रिफॉर्मर्स, चीज़ें कॉमन रहती है। इंट्रोडक्शन में आप रानी की, झांसी की रानी से भी कर सकते हैं। बॉडी पार्ट में जो ब्रिटिश पॉलिसीज है, एंड फाइट क्यों स्टार्ट हुआ, क्या चल रहा था, उसके बारे में लिख सकते हो। उसके बाद बता सकते हो कि ब्रिटिशर्स के साथ जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, रोल ऑफ वीमेन,
रोल ऑफ वीमेन इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर, इन जनरल विथ एग्जाम्पल्स। आपको बेसिकली एग्जाम्पल के साथ जनरल रोल बताना है। जनरल रोल क्या है मैं बताता हूँ। और अगेन लीगसी, आज का लीगसी क्या है, आज हम लोग उनको क्या सोचते हैं, एंड कंक्लूजन। सो ये जो रोल था इसमें कॉमन चीज़ें क्या थी अब तक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें है कॉमन चीज़ें क्या थी। कॉमन चीज़ों में क्या क्या था, अगेन सेम आएगा, अवेयरनेस क्रिएट करना, वो रोल मॉडल बन गई, फियरलेस थी, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म क्रिएट किया, सोशल रिफॉर्म भी किए, एक्टिवली और पैसिवली सपोर्ट भी किया, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी किए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर उनका कुछ रोल होगा तो दे सैक्रिफाइस देयर फैमिलीज फॉर द नेशन। उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जो फैमिली थी, अपना जो कुटुंब था, उसको सैक्रिफाइस कर दिया। उनका जो उनके जो हस्बैंड्स थे, भाई थे, उनके जो पिताजी थे, ये सब लोग को फ्रीडम स्ट्रगल में सपोर्ट किया। दे सपोर्टेड द मेल काउंटर पार्ट्स which were actively participating in struggle। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था। ये उनके सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, और उनके आने से ये मास मूवमेंट बन गया। आफ्टर वीमेन स्टार्टेड एंटरिंग इनटू द फ्रीडम स्ट्रगल, मास मूवमेंट बन गया। इसमें गांधी जी का भी रोल है जिन्होंने उनको लेके आया। ओके, एंड देन कंक्लूजन। ये सब कुछ हो गया, लेकिन आज भी क्या है, वीमेन का रोल तो है, आज भी क्या है कंक्लूजन में, आज भी वीमेन का हालत इतना अच्छा नहीं है। हम लोग बोलते तो बहुत कुछ है लेकिन रिस्पेक्ट करते हैं नहीं। इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत बता सकते हो, और ये परिस्थिति सुधरने का, ये स्थिति सुधरने का ज़रूरत है, इसके बारे में बात कर सकते हो। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड स्ट्रेटेजीज टू टैकल देम। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे है। इंट्रोडक्शन में आप बहुत कुछ लिख सकते हो क्लाइमेट चेंज के बारे में, इंडिया के बारे में, डिजास्टर्स के बारे में, कोई भी चीज़ों से आप अपना ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। इसका बॉडी बहुत सिंपल है। बॉडी में क्लाइमेट चेंज क्या है, ये कैसे आया, फिर ग्रीन हाउस गैसेस, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है, वो कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, और इंडिया में कॉजेस क्या है, कॉजेस इन इंडिया एंड वर्ल्ड। फॉसिल फ्यूल से लेके सब कुछ आ जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा इम्पैक्ट। इम्पैक्ट्स ऑफ कोर्स इसके सभी निगेटिव है, तो सोशल, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल, हेल्थ, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, आईआर और सिक्योरिटी, इसके बारे में अलग अलग इम्पैक्ट के बारे में लिख सकते हो। एंड सबसे लास्ट पार्ट वाला बॉडी है स्ट्रेटेजीज, मतलब प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, टैकल करने के सॉल्यूशंस। आपको सभी सॉल्यूशंस पता है, फॉरेस्टेशन से लेके यूएनएफसीसीसी, रियो समिट, अर्थ समिट, पेरिस अकॉर्ड वगैरह वगैरह, क्योतो प्रोटोकॉल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और ये सिर्फ इंडिया ने करके नहीं चलेगा, ये सभी ने करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब कुछ आपको लिखना है, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह लिखना है। एंड कंक्लूजन, ओनली नॉन हैबिटेबल प्लैनेट है, इसके प्लैनेट के सर्वाइवल के ऊपर ही इंडिया का सर्वाइवल टिका हुआ है, इसके बारे में आप लिख सकते हो। ब्यूटी लाइज इन आइज ऑफ बिहोल्डर, ऐसे वाले अटेम्प्ट करना नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, और एब्स्ट्रैक्ट कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है। और जब भी आपका आंसर पेपर कंप्लीट हो जाएगा, कोई ऐसे आप अटेम्प्ट नहीं करते हो, तो ये वाला क्रॉस नहीं करने का, ये जो है आपको पूरे पेपर के ऊपर ब्लैक कलर पेन से आपका पेपर लेना है, पूरा सिर्फ ऐसे लिखना है, या फिर आप 2 क्रॉस लिख के
कुछ भी काटना चाहते हो तो कैंसल करके, अगर आपके पास टाइम है तो लिख सकते हो, या फिर सिर्फ खड़ा वाला काट मार सकते हो। ऐसा सिर्फ काट मारा तो भी चलेगा। रेड कलर का पेन आपको इस्तेमाल नहीं करना है। मॉडर्नाइजिंग इंडियन आर्म फोर्सेस इज ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक। इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट आर्म फोर्स, बिगेस्ट कंट्री, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स वगैरह वगैरह। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंडिया के जो आर्म फोर्सेस है कन्वेंशनल वॉरफेयर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है और मॉडर्नाइज करने का सख्त आवश्यकता है। इंट्रोडक्शन में ये करने के बाद बॉडी पार्ट में बैकग्राउंड ऑफ द आर्मी, आर्म फोर्सेस, और उसके साथ साथ नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन। मतलब क्या है, प्रॉब्लम्स, उसमें क्या क्या है, क्या क्या किया जाना चाहिए, कौन से टेक्नोलॉजीज, हाउ टू मॉडर्नाइज। या फिर इसके पहले बता सकते हो मॉडर्नाइज नहीं किया तो उसके इम्पैक्ट्स। जो डिजास्टर मैनेजमेंट से लेके सब कुछ कैजुअलिटीज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और अल्टीमेटली सॉल्यूशंस, हाउ टू मॉडर्नाइज। सॉल्यूशंस में नया नया टेक्नोलॉजी भी है, एवैक्स और चाहिए, फोर्स मल्टीप्लायर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बड़े कार्गो प्लेन्स, 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स, इंडिजेनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ नया टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, स्पेस कमांड, साइबर आर्मी। ये जो टेक्नोलॉजीज है उसको अपग्रेड करके उसके बारे में EMPs, इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। थिएटर कमांड्स में साइबर कमांड भी लिख सकते हो। कंक्लूजन में आप बता सकते हो कि ये नहीं किया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हमारे जो थ्रेट है हम लोग को चाइना से, पाकिस्तान से, दे आर ऑलरेडी डूइंग ऑल दिस थिंग्स। सो हम लोग को करना ऑप्शन नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स, इंडिया शुड अडॉप्ट एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाइक USA। ये ऐसा कैसा आर्ग्यूमेंट क्यों अडॉप्ट करना चाहिए एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो USA की है, ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। ये टॉपिक पक्का पढ़ो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्कशन में आ सकता है। बेसिकली एग्जीक्यूटिव सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस रहते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव को फॉर्म में इसके आ सकता है कि एग्जीक्यूटिव ऑटोनॉमी ज़्यादा रहता है, प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट्स, नो confusion, फास्ट डिसीजन मेकिंग है, कैन सिलेक्ट हिज ओन कैबिनेट, स्कोप है कि एक्सपर्ट्स कैन इजीली बी टेकन। इंडिया में इलेक्ट होना पड़ता है, एक्सपर्ट है वो इलेक्ट होगा ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऑटोनॉमी ज़्यादा रहता है। क्लियर डिफरेंशिएशन है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में, पावर्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, फास्टर है, खुद का कैबिनेट सिलेक्ट कर सकता है, एंड एक्सपर्ट्स कैन इजीली बी टेकन इन दिस काइंड ऑफ सिस्टम्स। अगेंस्ट में आप लिख सकते हो कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो जो है इट इज़ ऑल इंक्लूसिव, बेटर चेक्स एंड बैलेंसेस है, अगर एक पार्टी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रॉब्लम ये होगा कि वो USA जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट के लिए ठीक है जो 2 पार्टी के ऊपर बेस्ड है, और जो लेजिस्लेचर है इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, लेकिन लेजिस्लेचर में कोई और है पावर में और प्रेसिडेंट कोई और है, तो चेकमेट सिचुएशन आ जाएगा।
चेकमेट सिचुएशन आएगा। प्रेसिडेंट आर्बिट्री डिसीजन ले सकता है, नेपोटिज्म फेवरेटिज्म बढ़ेगा, आर्बिट्री पावर्स यूज करने के चांसेस बढ़ते हैं, डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज, अच्छा कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, ऑल इंक्लूसिव नहीं रहता हो। कंक्लूजन, इंडियन सिस्टम is more suitable for India. Even though presidential system has few advantages, but Indian system is more suitable for India. जो लैक्यूना है उसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए, लैक्यूना को एड्रेस करना चाहिए। इंडिया शुड अडॉप्ट टू पार्टी सिस्टम इंस्टेड ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, ये भी आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। अमेरिका में टू पार्टी सिस्टम है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। फॉर में क्या है, टू पार्टी सिस्टम का एडवांटेज क्या है, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, नो कन्फ्यूजन, दो ही पार्टीज है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। ऑलवेज शैडो गवर्नमेंट इज देयर, बेटर चेक्स एंड बैलेंसेस, बेटर कंट्रोल, बेटर कंट्रोल। और दो पार्टी सिस्टम का क्या है, लेस इलेक्शंस, चीप है और इनएक्सपेंसिव है, कम इलेक्शंस, कम पॉलिटिकल पार्टीज, कम करप्शन वगैरह वगैरह। और अगेंस्ट में आप लिख सकते हो कि टू पार्टी सिस्टम सभी आइडियोलॉजिकली डिफरेंट रहते हैं, इंडिया इज वे टू कॉम्प्लेक्स, इंडिया कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, जो मार्जिनलाइज है वो लेफ्ट आउट हो जाएंगे, दे विल बी लेफ्ट आउट, माइनॉरिटी के साथ अत्याचार हो जाएगा, अगर हम लोग ने टू पार्टी सिस्टम लिया तो। जो लोकल इश्यूज है वो कभी एड्रेस नहीं होंगे, इसीलिए इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए, टू पार्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए, मल्टी पार्टी ही अच्छा है, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम ऑल इंक्लूसिव है एंड इवन दो इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, इट रिप्रेजेंट्स द ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको वो उनके जो पीपल्स मैंडेट है उसको रिस्पेक्ट देता है। रिपोर्ट एसिड रेन प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपोर्ट है, इंट्रो में बता सकते हो एसिड रेन क्या है, या ताजमहल से स्टार्ट कर सकते हो, जो येलोइंग भी हो रहा है और ख़राब भी हो रहा है, मथुरा गैस रिफाइनरी के एग्जाम्पल से। बॉडी में आप बता सकते हो फर्स्ट पैराग्राफ में डिटेल्स ऑफ एसिड रेन क्या होता है, 3 गैसेस से होता है, NO, NOx, SOx, सल्फर डाइऑक्साइड, जनरली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इससे क्या है, एसिड बनते हैं पानी के साथ मिलके, विथ H2O एसिड बनते हैं, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, कार्बोनिक। लेकिन ये एसिड की वजह से क्या होता है, पेड़ पौधे खराब हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब होता है, पेड़ पौधे खराब हो जाते हैं, बीमारी बहुत ज़्यादा पड़ता है, फूड सिक्योरिटी वाला इशू आ सकता है, सब कुछ खराब होता है, इट इज़ नॉट गुड, सॉइल डिग्रेडेशन वगैरह होता है। डिटेल्स के बाद इसका इम्पैक्ट एंड अल्टीमेटली सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन वही है, इसका एमिशन कम कर देना वगैरह वगैरह, जितने भी नॉर्म्स से डाल दो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेके आ जाओ। कंक्लूजन, विथ रिसोर्सेज, नेशनल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रेफरेंस भी दे सकते हो, या कोई इकोलॉजिस्ट का रेफरेंस भी आप दे सकते हो। डिस इन्वेस्टमेंट इन इंडियन PSUs, इसके बारे में पढ़ के रखिए। सिंपल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी है उसमें अभी डिस इन्वेस्टमेंट हो रहा है,
ये प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी का ही हमारे पार्ट है जो हम लोग ने 1991 में शुरू किया था। सो इंट्रोडक्शन में आप रिसेंट एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि LIC का अभी डिसइन्वेस्टमेंट चल रहा था, और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे IDBI वगैरह है, उनका ऑलरेडी प्रोसेस में है। इनफैक्ट एयर इंडिया का और इंडियन रेलवेज का भी प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट चल रहा है। बॉडी पार्ट में डिसइन्वेस्टमेंट के बेसिक्स, बैकग्राउंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली नीड। तो नीड में क्या है, इसके दो नीड है। एक है देर इज नो, इट इज़ नॉट बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू द बिजनेस। ठीक है ना, बिजनेस करना गवर्नमेंट का बिजनेस नहीं है। गवर्नमेंट ने अपना अपना काम देखना चाहिए, गवर्नेंस का बिजनेस नहीं करना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट की ये इन्वेस्टमेंट है तो गवर्नमेंट ने पैसा वो वापस लाना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, जिससे मार्केट में भी अच्छे सेंटिमेंट्स हो जाएंगे और उसका अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। ये दो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट के पास अभी कोविड-19 के बाद पैसा भी नहीं है, वो बोल सकते हैं। सो आपको यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ेगा, स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेड्स। इसका एनालिसिस भी आप लिख सकते हो, या फिर अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस ये भी कर सकते हो। अभी तो आ ही नहीं रहा है कुछ कुछ कंपनीज का, तो बोल सकते हो कि एयर इंडिया को नहीं खरीद रहे, इंडियन रेलवे को कोई नहीं है। एंड कंक्लूजन, करना चाहिए लेकिन माइंडलेस नहीं करना चाहिए, स्लोली एज पर नीड करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। प्रेसी अच्छा था, प्रेसी को अच्छे से पढ़िए। प्रेसी को जितनी बार भी पढ़ रहे हैं, पढ़ के अपने वर्ड्स में लिखने का कोशिश कीजिएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। प्रेसी इज गुड स्कोरिंग। जो पैसेज था, ये पैसेज भी काफ़ी आसान पैसेज है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पैसेज नहीं है, तो इसको भी करने का कोशिश कीजिए। 17th सेंचुरी वाला ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल वाला पैसेज है। ठीक है, इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर्स मिल जाएंगे। इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। इसको लिखने का कोशिश कीजिए। इसके आंसर मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, ना ही डिस्कस करता हूँ। उसके पीछे रीज़न है कि जब तक तुम लोग नहीं पढ़ोगे, रेडीमेड आंसर देने से आपको तो कभी समझ में नहीं आएगा कि इसमें करना क्या है। इसलिए जब तक कर रहे हो अच्छे से करो, इसको अपने आप से करो, प्रैक्टिस से ही प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा। आपको अगर कुछ भी दिक्कत आता है, 853031 422 या फिर 853031 622 ये नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अनअकैडमी के ऊपर बैचेस भी चल रहे, आप चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।